क्रिएट्रिक्स क्लासरूम प्रोग्राम से इस साल गेट 2019 में 39th रैंक आया है। और जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास क्लासरूम प्रोग्राम से रिलेटेड और तैयारी से रिलेटेड, तो वो सभी क्वेश्चन मैं अनिरुद्ध से पूछने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएगा। तो अनिरुद्ध, आप जैसे इस साल गेट 2019 दिए तो आपका 39th रैंक आया है। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैं एक गुजरात के छोटे से गांव आवड़ा जो कि गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आपने पास आउट कौन से ईयर में किया कॉलेज? सर मैंने 2018 में मारवाड़ी कॉलेज से राजकोट में जो कि है मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट राजकोट, वहाँ से मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया 2018 में। 2018 में गुजरात से। यस सर। तो जब आप कॉलेज में थे तो कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस कैसा था? सर कॉलेज में मेरा ऐसा था कि जब मैं स्टार्टिंग में गया तो फिर एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो जैसे सोचता है कि अगर मैं अच्छे पॉइंटर लाऊंगा तो मेरा अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसी तरह से मैं सोचता था। तो मैंने 2 साल तक वैसे ही पॉइंटर के ऊपर ही फोकस किया। लेकिन जब टाइम गुजरता गया और जब सीनियर्स से मेरा कांटेक्ट हुआ तो जानने को मिला कि पॉइंटर से उतना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब कुछ मिनिमम कट ऑफ के ऊपर हो तो आप अच्छा कर सकते हैं। और अगर और प्लेसमेंट का भी मैंने देखा सीनियर्स के कॉन्टेक्ट में आने के बाद कि प्लेसमेंट जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया यानी कि 5th सेम स्टार्ट होने वाला था, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ अलग या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, वो ही मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। कॉलेज में आपका सीपीआई कितना था? सर मेरा ओवरऑल सीपीआई 8.6 था। 8.6 था, तो डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस था यस। कॉलेज के अंदर। यस। तो जैसा आपने बताया कि 2 इयर्स तो पॉइंटर पे फोकस रहा, फिर जब थर्ड ईयर से गेट एग्जाम के बारे में सोचा तो उसके तरफ स्टेप्स कैसे लिए थर्ड ईयर से? सर एक्चुअली हुआ ये कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तो करना चाहता था, लेकिन कौन सी करना चाहता था वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया था। तो जो 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में कुछ दिनों का गैप होता है, 10-15, हाँ छुट्टियाँ पड़ती, हाँ वही पड़ा था। तो मैं घर पे फिर नहीं गया और वहाँ पर भी नेट पे सर्च आउट किया, अपने कॉलेज के प्रोफेसर थे उससे डिस्कस किया। तो मैं जब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में जानने को मिला कि जैसे कि यूपीएससी की मैं तैयारी कर सकता हूँ, कई सारे प्रोफेसर ने मुझे यूपीएससी का ही किया था कि भाई आप वो कर सकते हैं। और एक पीजीवीसीएल वो जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है वो प्रिपरेशन के लिए आया था एक सजेशन, और गेट था, एक आईबीपीएस था और एक प्लेसमेंट तो था ही था। तो इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अमंग में कंफ्यूज था कि कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ। लेकिन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आई तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का भी चांस था या फिर जॉब ही करनी थी बीटेक के बाद? नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि जब मैंने 12th साइंस कंप्लीट किया तो मैं आईआईटी का नाम और एनआईटी का नाम ही नहीं सुना था। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो आज भी लोगों को नहीं पता है कि आईआईटी क्या होता है। तो फिर मैंने जब ग्रेजुएशन में राजकोट आया तब मुझे पता चला कि ओके आईआईटी होता है और वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है अपने इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करने के लिए। तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा वहाँ पर पहुँचा कैसे जा सकता है, तो पहुंचा कैसे जा सकता है। तो मुझे जानने को मिला कि आईआईटी जेडबल होता है और यानी कि जेडबल एडवांस, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। वो तो मैं चांस वैसे भी छोड़ के आ गया था 12th में। तो फिर मुझे रिग्रेट तो बहुत हुआ, लेकिन फिर मैंने आगे का स्टेप देखा कि अब क्या कर सकते हैं बेस्ट। तो फिर मुझे जानने को मिला कि गेट इज़ अ ऑप्शन जो कि आपको एमटेक में आईआईटी में एडमिशन दिलवा सकता है। तो मेरा जो इनिशियली एम था वो आईआईटी की तरफ ही था, लेकिन जैसे जैसे मेरी जर्नी बढ़ी तो मुझे पता चला कि पीएसयू भी आईआईटी गेट के थ्रू होता है, और दोनों के बीच में मैंने कंपैरिजन की और फिर मेरा जो गोल था वो आईआईटी से पीएसयू की तरफ जब शिफ्ट हुआ। आपने 11th 12th किया तो आपने आईआईटी जेई के बारे में तैयारी नहीं की, जेई मेंस किया, क्या किया? मतलब सर जैसे आपने बताया कि आईआईटी का आइडिया नहीं था। सर आईआईटी के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली आईआईटी जैसा कुछ होता है और जेडबल का क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने तो वैसे ही देने खातर दे दी थी। तो फिर आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया था इंजीनियरिंग के लिए? मैंने जेडबल मेंस दिया था, लेकिन वो सिर्फ देने के लिए दिया था, एडमिशन के लिए। अच्छा, तो ये पता था कि इससे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो जाता है, यस। बट आईआईटी कॉलेज के बारे में नहीं मालूम था। हाँ को तो आईआईटीज के बारे में नहीं मालूम था। फिर जब थर्ड ईयर से आपने इतने सारे एग्जाम्स के बारे में पता चला, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूपीएससी हो गया, गेट हो गया, तो ये डिसीजन कब बना कि कौन सा एग्जाम आप परस्यू करना है इसमें से? सर एक्चुअली मैं
उसी के बीच कंफ्यूज था कि कौन सा एग्ज़ाम करना है। लेकिन जब 5th ईयर स्टार्ट हुआ तो फिफ्थ सेमेस्टर, तो उसमें क्या हुआ कि यूपीएससी का अगर हम ले ले सिविल सर्विसेज की, तो वो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर कोई भी मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो। लेकिन गेट अकेला एक ऐसा एग्ज़ाम था कि जो मुझे टेक्निकल की तरफ ले जा रहा था, और दूसरा कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा उसमें। और तो टेक्निकल आपका पहले से थोड़ा ठीक ठाक था ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि गेट में मुझे जल्दी और वो कम मेहनत पे सक्सेस मिल सकती है, तो इसलिए मेरा मतलब बेसिकली कॉलेज स्टडीज से रिलेटेड है। यस। तो जब पीएसयू के बारे में पता चला तो मतलब पीएसयू के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मुझे पीएसयू में जाना चाहिए, ऐसा कब फील हुआ? सर पीएसयू का ऐसा रहा कि जब मैंने ओएनजीसी, आईओसीएल, पावर ग्रिड और इन सब के बारे में उसकी फैसिलिटीज़, सैलरी, पर्क्स वगैरह देखा, और उसकी वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन देखा, और फिर आईआईटी का ऐसा भी था कि कई लोगों से मैंने सुना था कि एमटेक करने के बाद भी वो फिर से गेट करते हैं और वही पीएसयू पे जाते हैं। एमटेक के अंदर बहुत सारे बच्चे गेट देते हैं। हाँ, गेट देते हैं और वो पीएसयू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो 2 साल के बाद पीएसयू में जाना, यानी कि मैंने सोचा कि तो पहले ही जाना ज़्यादा बेटर है। यस, बेटर है। तो मतलब जैसे घर का माहौल जो था, तो घर वालों से कभी इंटरेक्ट किया इस बारे में कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या कैसा लाइफ चाहिए, क्या करना है? एक्चुअली मेरे बड़े भाई से जो बातें चलती है ऐसी थोड़ी बहुत, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि तुझे जो करना है वो कर, क्योंकि वो इस बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं होते, तो फिर वो मुझ पे छोड़ देते हैं कि तुम्हें जिस तरह से परस्यू करना है वैसा करो। मतलब घर की तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं रहा कि नहीं गुजरात में ही जॉब करना है या फिर इंडिया में कहीं भी करना है, आप जाओ, हमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। वो तो था ही, कि वो कहीं भी फ्रीडम जॉब था। मिलती है, जॉब हाँ, करो। वो मुझे फ्रीडम पहले से ही था कि अगर आपको कहीं भी, अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े तो भी आप जा सकते हो, वो मेरे पर कोई रिस्ट्रिक्शन घर मतलब के घर साथ। पे फिर फाइनेंशियल कंडीशन किस टाइप की थी कि एजुकेशन वो लोग आगे सपोर्ट कर सकते थे, या फिर आपको ऐसा था कि मुझे बीटेक के बाद जॉब तो करना ही है? नहीं, ऐसी फाइनेंशियल कोई रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा टफ थी नहीं कि मुझे अब जॉब भी करनी है, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि अगर तुझे एमटेक करना है तो तू एमटेक भी कर सकता है, अगर पीएसयू में जाना है तो पीएसयू में भी जा सकता है। बेसिकली हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो चीज़ हाँ, करो। और ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप भी ले। तो उससे कहीं ना कहीं माइंड में एक रिलैक्स हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं अपना डिसीजन ले पाऊंगा। यस सर। तो फिर जैसे चलो 5th सेमेस्टर में जाकर के 6th सेमेस्टर में जाके ये मालूम चला कि गेट एग्जाम है जिसमें कि मेहनत कम लगेगी, तो तैयारी कब से शुरू की फिर कॉलेज के साथ? एक्चुअली सर मैंने 5th सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दी थी कि जैसे ही मैंने गेट चुना तो दूसरी एग्ज़ाम को मैं फिर भूल गया कि अगर ये कोई अब ऑप्शन रहा नहीं, अब गेट ही है। तो गेट के पहले स्टार्ट की थी, मतलब जोश ज़्यादा था लेकिन तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो तैयारी शुरू कहाँ से की फिर? मैंने सर पहले एप्टीट्यूड और वो सब मैथ्स वगैरह किया था, और उससे धीरे धीरे सर्किट एंड नेटवर्क्स पे आया, तो वो जो बेसिक थियरम्स और वो सब होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में मेरा फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगा, और जो 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो आते हैं उसमें भी मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट आने लगा। तो इससे मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि गेट की तरफ नहीं तो इसमें तो फ़ायदा हो ही रहा है। अच्छा, कॉलेज में फ़ायदा पहुँच रहा है। तो जब एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह शुरू किया तो उसमें मतलब स्ट्रैटेजी क्या रखेगी, कैसे शुरू करना है? क्योंकि ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई कोचिंग था, ना कुछ था, सीधे स्टार्ट कर रहे थे। तो उस समय फिर क्या सोच के शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? उसमें सर मैंने स्टार्ट तो वैसे ही जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं टॉपर्स के, और कोरा पे मैंने जो स्ट्रेटजी होती है वो फॉलो करता था, और वही फॉलो करने की ट्राई करता रहता था। अच्छा, कोरा वगैरह से यूट्यूब से एक अच्छा आइडिया ले लिया गेट एग्जाम कैसे निकालना है, और फिर उसी तरह से स्टार्ट किया। तो जनरली जैसे 6th 7th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स में भी उस चीज़ का फ़ायदा दिखने लगा। डेफिनेटली सर। तो जब मतलब आप गेट के लिए अपीयर हुए 2018 के अंदर, तो उस समय आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा था? सर मेरा प्रिपरेशन में पहले से ही बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन बीच में मेरी हेल्थ वगैरह का कुछ इश्यू हो गया था, तो मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और 1-2 सब्जेक्ट छूट गए थे, और मैं बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा था, क्योंकि मेरा ऐसे ही मोमेंटम में प्रिपरेशन चल रही थी और हेल्थ का इश्यू हो गया। तो 2018 में उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद 2018 दी। लेकिन प्रिपरेशन लेवल में कहूँगा कि उतनी ज़्यादा मुझे जो क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, वो नहीं थी। तो उस समय आपके कितने मार्क्स थे 2018 में? 2018 में मेरे थे सर 45.67 मार्क्स थे, और ऑल इंडिया रैंक थी 5066। 5066। तो जब ये गेट की तैयारी करना स्टार्ट किया तो कुछ ऐसा कोरिलेशन लगा कि कॉलेज में जो एग्ज़ाम आता है और जो गेट का पेपर बनता है, तो उन चीज़ों में कुछ रिलेशन या कुछ फ़ायदा उस चीज़ का?
सर क्या होता है ना कि कॉलेज की एग्ज़ाम में हम पास करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पास तो वैसे भी हो ही जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था कि अगर जैसे कि पावर सिस्टम में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी आ गया तो स्टेबिलिटी वो मुझे बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ता था। और कॉलेज की एग्ज़ाम में तो आप जानते हैं कि वो इतने ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा नहीं था। तो कॉलेज का जो एग्जाम बनता था जनरली वो थ्योरी ओरिएंटेड होता था या न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछते थे? थियरी ओरिएंटेड। थ्योरी ओरिएंटेड होता था और इधर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना था। हाँ। तो वो कॉलेज के साथ ट्रांजिशन कैसे बनाया कि यार अभी तक तो थ्योरी थ्योरी पढ़ता है, अब क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे? अब उसमें क्या था सर कि वैसे भी हम लोग जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है वो एक वीक पहले ही स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो मैं गेट में भी ऐसा ही करता था, पूरे सेमेस्टर के दौरान गेट की प्रिपरेशन एक वीक आ गया तो फिर गेट का थोड़ा सा कम कर दिया और कॉलेज की प्रिपरेशन में कॉलेज की लगे। प्रिपरेशन तो बेसिकली ज़्यादा फोकस गेट पे ही था, कॉलेज वगैरह तो चलता रहेगा हाँ, साथ वो साथ। तो चलता रहे। तो फिर जब आपका गेट में 2018 में 5000 रैंक आया तो उसके बाद मतलब क्या सोचा, क्योंकि मार्च वगैरह के अराउंड रिजल्ट आ गया, ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? मई में? मेरा मई में यस। मई में पूरा हुआ, तो फिर मार्च से लेके मई तक क्या सोचा, क्या करना चाहिए अब? हम 5 फ्रेंड्स थे, उन्होंने वो सोच रहे थे कि अब हमें गेट की प्रिपरेशन करनी थी, वो तो पता था कि गेट की ही करनी। अब लेकिन गेट में कहाँ जाए और कौन सा, अगर सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग जाए, या कोचिंग जाए तो कोचिंग में भी कौन सी कोचिंग में जाए, वो वगैरह को लेकर डिस्कशन होता रहता था। और वो तो तय था कि हम लोग गेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं और ड्रॉप लेके ही करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब उस समय कहीं ऐसा डीमोटिवेशन नहीं आया कि नहीं यार मैं तो इतनी अच्छी तैयारी कर रहा था तब भी 5000 रैंक आई है, क्या मैं सही फील्ड चूज किया है या नहीं, ऐसा कोई ख्याल आया मन के अंदर? फिर वो वैसे मेरा हेल्थ का इशू हो गया था तो मुझे पता था कि थोड़ा सा बहुत ही उसमें ज़्यादा मेरा जो नुकसान होना था वो हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि अगर तैयारी तैयारी करता करता हूँ तो हो जाएगा, और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी ज्वाइन करूँगा तो डेफिनेटली मैं अच्छे रैंक से निकाल ही लूँगा। ठीक है। तो जब ये मार्च से मई तक फिर डिसीजन कब लिया आपने कि कहाँ हमें जाना चाहिए? तो सर वैसे मई में हमारा जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हम 5 फ्रेंड जो एक साथ यहाँ पर क्रिटिक्स में ही हम पांचों ने ज्वाइन किया था, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अगर कहाँ जाना है तो फिर हमें क्लास की टाइमिंग और वो सब बहुत ही हेक्टिक लगा दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कि वो पूरे दिन आपको कोचिंग में बिठाए रखेंगे और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। और एक बार प्रिपरेशन की थी तो वो तो पता ही था कि सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हमने क्रिटिक्स का फिर सोचा कि इसमें टाइमिंग वगैरह और सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाता है। तो जनरली जैसे कि मार्च से मई तक आप तो गुजरात में थे, कोचिंग करने के लिए दिल्ली आना था, जी। तो ये सर्वे, ये फीडबैक ये कब ले पाए कि कहाँ जाना चाहिए? बेसिकली जैसे आपने बताया कि आपको पता चला कि बाकी कोचिंग में फुल डे क्लास चलती है, तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर किया? जैसे कि कई सीनियर मेरे जो थे वो हैदराबाद और दिल्ली गए हुए थे, तो उसका मैंने कांटेक्ट किया हुआ था, और कोरा पे भी सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते, तो वो भी मैंने पढ़ा हुआ था। तो जनरली बाकी इंस्टीट्यूट में लेंथी क्लास चलती है तो वो आप स्किप करना चाहते थे? हाँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी में टाइम उसमें बचता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली क्रिएट्रिक्स में कितने आवर्स आपकी क्लास लगती थी डेली? सर 6 घंटे लगती थी और आधे घंटे का ब्रेक, यानी कि 6.5 6.5 आवर्स। और कितने दिन हफ्ते में? और 6 दिन। 6 दिन। एक दिन छुट्टी मिलती थी संडे को। संडे का ऑफ रहता था। तो आपकी ग्रेजुएशन जैसे मई में पूरी हुई तो आपने कोचिंग कब से ज्वाइन किया, कितनी तारीख से? मैंने 11 जून से स्टार्ट किया था 11 मॉर्निंग जून से बैच पे। स्टार्ट किया। तो 11 जून से जब आपने क्लासेस स्टार्ट की तो इस बार आपने क्या चीज़ डिफरेंस रखी जो कि पहले आपने तैयारी करी, उससे क्या चीज़ अलग करना था इस बार? इस बार यही था कि जो अपना मोमेंटम है वो क्लियर रखना है और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। थियरी ओरिएंटेड ज़्यादा वो ऐसे हमें स्प्रेड आउट थियरी जो होती है वो कलेक्ट नहीं करनी है। अगली बार मैंने क्या मिस्टेक की थी कि मैं थियरी वैसे भी इंटरनेट पे सर्च आउट करता रहता था, कुछ ना कुछ थियरी यूट्यूब के वीडियो देख ले, यहाँ से कुछ रेफरेंस बुक से देख ले, लेकिन थियरी कलेक्ट करने से क्या होता है ना कि वो आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्क्स का जो गेट में मार्क्स आते हैं वो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आती है। थियरी का डेफिनेटली पार्ट रहता है लेकिन वो थोड़ा सा रहता है, और बाकी जो सारा कुछ पार्ट होता है 70% वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आता है। तो इस बार मुझे पता था कि जो मैंने गलती की थी वो इस बार दोहरानी नहीं तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं की। तो जनरली जैसे आपने मॉर्निंग बैच ज्वाइन किया होगा 11 जून से, तो उस समय में शेड्यूल कैसा रहता था आपका कि डेली शेड्यूल क्या होता था? क्लासेस भी जाना है, पढ़ना भी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती थी? जब स्टार्ट हुआ तो 7:30 बजे क्लास लगती थी। अच्छा। तो सुबह आ जाते थे
और फिर 1-1:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी, तो हम रूम पे जाते थे और थोड़ा आराम वाराम करते थे खाना खाने के बाद, और फिर पढ़ाई हम स्टार्ट करते थे। और जो टॉपिक हो गया उसके सीधे न्यूमेरिकली लगाने, थियरी फिर रिवाइज नहीं करनी है। वो आपने क्लास में बोला था कि थियरी जो है वो ज़्यादा करनी नहीं है वहाँ पर, और नेटवर्क थियरी और वो सब जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो वैसे भी थियरी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। तो मैं सीधे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से लगाता था, और बाकी इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर। वो मुझे, मेरा टारगेट यही था कि जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है मैं इसमें भी लैग ना कर जाऊँ। ठीक है, तो 2 बुक्स आपने पूरी करने की सोचा, एक तो जो स्टडी मटेरियल मिला था और एक प्रीवियस ईयर, यार मैंने ये कौन साथ सा, साथ चल रहा था। हाँ तो जनरली पर डे सेल्फ स्टडी में कितने आवर्स मिल जाते थे? सर, अप्रॉक्सीमेटली मैं वो भी घंटे हर दिन काउंट करता ही रहता था कि गेट के प्रिपरेशन में मैंने कितने ऐड किए हैं। तो मेरे जो थे ऑन एन एवरेज 3.5 to 4 आवर्स में सेल्फ स्टडी के लिए निकल 4 घंटे मिलते थे इफेक्टिव। हाँ, तो 3.5-4 घंटे का ये जो आपका स्लॉट होता था, इसमें आपका टारगेट क्या रहता था? कितने क्वेश्चन लगाना है, क्या कवर करना है, किस तरह से डिसाइड होता था? मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पे मैं आज डिसाइड करता था कि आज मेरे 20 क्वेश्चन हो गए तो वो मेरा 1 घंटे का पढ़ाई हुआ। अगर वो 1.5 घंटे में भी हुआ है तो वो मैं एक ही गिनूंगा कि अच्छा। अगर आधे घंटे में हो गया तो भी एक ही गिना जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस तो पर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बेसिकली टारगेट रहता था। तो डेली ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आप लेके चलते थे बनाने? पर आवर में 20 क्वेश्चन लेके बैठता था। 20 क्वेश्चन, तो एक तरह से ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस का डेली टारगेट रहता था। हाँ, उतने तो तो आराम से। 50 से 60 क्वेश्चन डेली बना लिए। तो जब जैसे क्लासेस चलती हैं, जनरली मैंने क्या देखा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा जोश होता है। तो जैसे आप लोगों का शुरू हुआ था नेटवर्क से, शुरू हुआ तो नेटवर्क में काफ़ी बच्चे काफ़ी डिफरेंट बुक्स लगा लेंगे। जी सर। अब सीधा अगला सब्जेक्ट अपना आता है, शायद से ईएमटी लगा था। तो सेकंड सब्जेक्ट आते आते या थर्ड सब्जेक्ट जब कोर पे पहुंचते हैं तो वो एंथू कहीं ना कहीं डाई डाउन हो जाता है। तो वो चीज़ कैसे मेंटेन किया, मोटिवेशन लेवल? सर उसमें ऐसा था कि नेटवर्क में तो सब इजी थोड़े से कॉन्सेप्ट भी आते हैं, उतने ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है, तो वो मैंने किया। फिर ईएमटी आया तो ईएमटी में ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ नहीं रहा था कि उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत किया, और ईएमटी में मैंने फिर लास्ट के लिए छोड़ दिया। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हुआ, तो मुझे पता था कि ये कोर सब्जेक्ट है और इसे अच्छी तरह से करना है। तो मेरा डेली का कुछ ऐसा नहीं था कि मोमेंटम मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म वर्क चाहिए और ये सब। मैं हर दिन को एक टारगेट की तरह ही देखता था कि आज का टारगेट है तो आज कंप्लीट करना है, बाकी का वो देखा जाएगा, कल का टारगेट कल पूरा करेंगे। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं, सोचा जो ही। डेली का है उतना अपने को पूरा करना है। तो मशीन का कोर्स जैसे क्रिएट्रिक्स के अंदर 1 महीना चलता है, जी सर। तो 1 महीना वो मोटिवेशन लेवल मेंटेन हो गया कि चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, मशीन डेली पढ़ना पड़ रहा है, 6-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, महीना भर चल रहा है। तो वो कैसे मेंटेन किया? नहीं, एक तरह से इंटरेस्ट आ गया था कि मेरा आज जो ये टारगेट है, आज का टारगेट यानी कि आज मुझे सिंक्रोनस मशीन में वोल्टेज रेगुलेशन करना है, तो वो मैं कंप्लीट कर लेता था। और कंप्लीट नहीं हो पाता था, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन बच भी गए तो दूसरे दिन मुझे वो भी कंपेंसेट करना है और आज का टॉपिक भी करना है। तो वो ऐसा इंटरेस्ट लेवल रहता था, तो हर रोज का टारगेट में लेके चलता था, तो वो इंटरेस्ट लेवल बना ही रहता था उसमें। अच्छा, और जब तैयारी कर रहे थे क्लासरूम के साथ साथ, तो टेस्ट वगैरह कैसे देते थे? सर जैसे कि आज हमारा जो डीसी मशीन कंप्लीट हो गया, तो उसका पार्ट टेस्ट हमें लगा लेना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं लगाना। टेस्ट सीरीज में जो पार्ट टेस्ट मिला हुआ है, के टेस्ट में जो पार्ट टेस्ट था वो डीसी मशीन का कंप्लीट हो गया, तो डीसी मशीन का कंप्लीट, मतलब कि टारगेट मेरा ऐसा था कि एक जो टॉपिक वाइज जो जैसे कंप्लीट होते हैं, पार्ट टेस्ट तो निपटा ही देना है, सब्जेक्ट वाइज का फिर देखेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज भी एक सब्जेक्ट के एंड पे लगाते थे या वो रिवीजन के लिए सारे रख दिए थे कि रिवीजन के टाइम पे ही लगाना है? नहीं, सब्जेक्ट वाइज मैंने रिवीजन के लिए ही रखे थे, और सब्जेक्ट के एंड में जो हमारे क्लासरूम टेस्ट होते थे वो मैं कर लेता था, तो वो रिवीजन हो जाता था। क्लासरूम टेस्ट और पार्ट टेस्ट, ये 2 चीज़ें दे देते थे, और सब्जेक्ट टेस्ट जो थे वो बाद में लास्ट रिवीजन के के लिए लिए। बचा लिया। ठीक है, तो इन जनरल जैसे कोर्स चल रहा था, तो कभी ऐसा फेज आया कि यार काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कभी फील हुआ बीच में आकर के? हाँ, कभी लेजीनेस वो वाली फीलिंग तो आती थी, लेकिन फिर 1-2 दिन थोड़ा कम आवर्स होता थे, जैसे कि 4 आवर्स से मेरे 3-2.5 आवर्स पे आ जाता था। लेकिन फिर वहाँ से मोटिवेशन कुछ बढ़ जाता है, और कोई 1-2 वीडियो टॉपर्स के देख लिए तो वहाँ से भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे अप डाउन्स तो आते ही रहते थे, लेकिन वो मैंने गिव अप नहीं किया और आगे बढ़ते रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेनली बीच बीच में मोटिवेशन अपने को चाहिए रहता है, डाउन तो कभी ना कभी आता ही है। हाँ, वो तो आता ही। तो अब जैसे तैयारी चल रही थी, तो कोर्स आपका कब तक कंप्लीट हो पाया? सर हमारा कोर्स जो था 6 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। 6 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। तो 6 दिसंबर तक जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो पीछे के सारे सब्जेक्ट आप कवर कर चुके थे एक बार?
प्रीवियस ईयर और स्टडी मटेरियल से? हाँ, जो लास्ट सब्जेक्ट था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मेरा थोड़ा सा 2-3 दिन का बचा था काम। बाकी सारे सब्जेक्ट जो थे वो मैंने कंप्लीट भी कर लिए थे, और मेन सब्जेक्ट जो थे उसका एक बार रिवीजन भी हो चुका था, क्योंकि आपने कहा था कि रिवीजन भी साथ में ही करना है। तो मैं तो जैसे रिवीजन कब से शुरू किया था फिर? मैंने सर रिवीजन जो है इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे ही कंप्लीट हुआ 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट के बाद मैंने फिर से नेटवर्क थियरी लगाना शुरू कर दिया, फिर ईएमटी हो गया, फिर ऐसे मशीन हो गया, ऐसे ही सीक्वेंस में चलता। 3 सब्जेक्ट के बाद रिवीजन स्टार्ट कर, तो इसके लिए टाइम कैसे मिल पाता है? जैसे आपने बताया 3.5-4 घंटे डेली में मिल रहा है, इसमें रिवीजन का टाइम कैसे निकलेगा? तो वो 3 घंटे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जो नया सब्जेक्ट चल रहा है, और 1 घंटा मैं उसके लिए बचा देता था। और ग्रेजुअली जो रिवीजन का टाइम होता है वो ग्रेजुअली मैं बढ़ाता जा रहा था, मतलब ग्रेजुअली, ऐसा सडन चेंज नहीं, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाता जा रहा था, और आखिर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रिवीजन के लिए बचा के रख दिया। नहीं, तो जैसे अब मान लो कि आज मेरे को रिवाइज करना है नेटवर्क, तो कैसे सेट करते हो कि करना क्या है, रिवीजन का मतलब क्या होगा? रिवीजन का भी मैंने सर क्लासरूम में मैंने सुना था कि आपसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही रिवीजन अच्छे से होगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। तो मैंने सिर्फ थियरी पे फोकस ही नहीं किया, और मैंने कभी नोट्स तो अपने फिर एक ही बार जो आखिर गेट होता है वहाँ पर पढ़े थे, और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही रिवीजन करता रहता था। अच्छा, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे ही हो रहे 5-10, एक टॉपिक के 5 या 10 क्वेश्चन लगा लिए, रिवीजन हो जाएगा। तो डेली का टारगेट कैसे रखते थे रिवीजन का? कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टॉपिक करने हैं, ये कैसे डिसाइड करते थे? मतलब मेरा 1 घंटे का अगर रिवीजन है तो मुझे 20 क्वेश्चन करना है, तो मेरा 1 आवर काउंट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, पूरे सब्जेक्ट में से 20 करने हैं? नहीं नहीं सर, वैसे मैं बुक मार्क क्वेश्चन करता रहता था कॉन्सेप्ट में, तो जो बुक मार्क क्वेश्चन है वो सभी करने हैं। तो ऐसे जैसे 20 कंप्लीट हो गए तो एक काउंट कंप्लीट हो गया, और दूसरे दिन तो मतलब स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखा हुआ था, अब इसमें जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है वो लगाने हैं, तो 20 हो गए, तो मेरा आज का रिवीजन पूरा हो जाता है। तो मतलब रिवीजन के टाइम पे हम लोग दूसरी बार कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दिए थे, या प्रीवियस ईयर से भी स्टार मार्क सॉल्व कर रहे थे? हाँ, प्रीवियस ईयर में भी मैंने स्टार मार्क किया था, लेकिन वो रिवीजन में मैंने नहीं यूज़ किया था, वो मैंने आखिर एंड में। आखिरी में यूज किया, तो पहली बार में जब रिवीजन किया तो स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन दोबारा लगाए गए। तो जब रिवीजन चल रहा था तो उस समय मतलब कितना आवर्स आप डेली देते थे पढ़ने के लिए? 3 घंटे तो हो गए तैयारी के, और 1 घंटा करीब रिवीजन का, तो 4-4.5 घंटे तब भी हम लोग डेली निकाल रहे थे। तो जैसे कि आप गुजरात से दिल्ली आए, तो बहुत सारे बच्चों का ये इशू होता है कि यार एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो गया, खाना पीना रहना ये सब चीज़ों में भी स्ट्रगल होती है। तो ऐसा कभी लगा कि यार मैं अपना पूरा शहर छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ, किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे उसको सस्टेन किया? वैसे सर वो सारी दिक्कतें तो होती ही है, और हमें भी हुई थी जब आए थे, और पूरी क्लासेस के दरमियान भी वो खाने का और वो सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा ही था। वेदर का भी यहाँ पर थोड़ा ठंड रहता है, और गुजरात में रहता है थोड़ा सा यहाँ पे। वहाँ पर गुजरात में उतना ज़्यादा ठंड रहता नहीं है, तो वो बहुत दिक्कतें थी। लेकिन था यही कि क्लासरूम जब हम अटेंड करने जाते थे तो बहुत सारा कुछ गेन कर रहे थे, तो वही एक मोटिवेशन बना रहा कि पर अगर यहाँ से चले गए तो ये गेन जो कर रहे वो फिर नहीं हो पाएगा, और ऐसे एक्सक्यूज निकालते रहेंगे तो फिर तो ऐसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो जैसे आपका फ्रेंड सर्कल पूरा एक साथ ज्वाइन किया था, तो उस फ्रेंड सर्कल की वजह से भी कुछ बेनिफिट हुआ तैयारी के अंदर? जी सर, हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वो सभी सीरियस एस्पिरेंट थे, और सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, और एक दूसरे से हम डाउट भी सोल्व कर रहे थे कि तो जनरली जैसे आपके फ्रेंड्स हैं उनका इस साल कैसा रहा फिर परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो मार्क्स वाइज अच्छा रहा, लेकिन जो वो एक्सपेक्टेड रैंक जो डिसाइड की थी। मार्क्स ऑलमोस्ट कितने कितने रहे आपके फ्रेंड्स के? मेरे फ्रेंड्स के एक के 78 है, एक के 68 है, और एक के 64 है, और एक के 58 है। ठीक है, तो बेसिकली 60 से 80 की रेंज में सब लोगों के मार्क्स लाई कर रहे थे। तो मतलब जैसे आपका पूरा फ्रेंड सर्कल पूरा सीरियस था, तो इस बार क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हुआ कि आप 90 अबव स्कोर कर गए और वो लोग 60 से 80 की रेंज में रह गए? मेरे ख्याल से सर प्रिपरेशन हम सबकी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही थी, लेकिन क्या रहा कि एक्यूरेसी का इस बार बहुत ही था, क्योंकि अगर आप 1-2 गलतियां कर दे तो वो तो आपको रैंक कितने तक पीछे छोड़ जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हाई स्कोरिंग पेपर था। तो इसलिए वो थोड़ा सा फैक्टर रहा कि एक्यूरेसी जिसने मेंटेन कर ली वो आगे निकल गया, वो पीछे, बाकी जो 2-3 और 5 गलतियां कर दी वो पीछे रह गया। वो मेरे ख्याल से वही एक बेसिकली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि एक्यूरेसी कंसंट्रेशन का रह गया। तो जब तैयारी कर रहे थे, आपने बताया कि आप साथ साथ रिवीजन करने लगे थे, तो जब कोर्स खत्म हुआ 6 दिसंबर को, तब तक सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो चुके थे या कुछ सब्जेक्ट रिवीजन हुआ था पूरा? मतलब मेरे जो सब्जेक्ट थे वो 7 to 8 सब्जेक्ट रिवाइज हो चुके थे, और जो पिछले सब्जेक्ट थे आखिर रीसेंट वाले जो सब्जेक्ट थे वो नहीं हुए थे रिवीजन। रीसेंट वाले सब्जेक्ट बचे थे।
तो 8-9 सब्जेक्ट अपने रिवाइज हो गए, 2-3 सब्जेक्ट अपने रह गए दिसंबर में आकर के, है ना। तो फिर 6 दिसंबर के बाद क्या किया, जैसे क्लासेस अपनी ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रखा? तो सर यहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो हम सब ग्रुप जो था वो जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हुए हम गुजरात राजकोट चले गए। और राजकोट भी हम घर पे नहीं गए थे, हम वहाँ पर हॉस्टल में रहे और वहाँ पर ही एक रूम में हमने सब ने प्रिपेयर किया। तो वो हम घर, क्योंकि घर का माहौल उतना ज़्यादा रहता नहीं है पढ़ाई वाला, तो हमने सोचा कि यहाँ पर रूम पे ही पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, तो हम सब ने वहाँ भी यही हमारा ग्रुप मेंटेन रहा और वहाँ पर हम गए और वहाँ पर फिर से हमने स्टार्ट किया। फिर तो पूरा दिन हमें मिल पा रहा था, तो जो जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करना था वो रिवीजन कंप्लीट कर लिया और एनालॉग में भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ था वो भी मैंने कवर कर लिया। और जैसे ही 20 दिसंबर आया तो उससे मैंने फिर फुल लेंथ स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली अगले 15 दिन के अंदर जो भी पेंडिंग काम था वो सारा निपटा लिया। तो ये कह सकते हैं कि 28 दिसंबर तक एक बार सब सब्जेक्टों का रिवीजन हो चुका था और एक बार सब सब्जेक्ट कवर हो चुके थे, और रिवीजन के अंदर स्टडी मटेरियल के ही जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो दोबारा लगाए जा चुके थे। बट प्रीवियस ईयर एक बार लगा था और स्टडी मटेरियल 2 बार। ठीक है। तो जैसे क्लासेस भी आपकी 6 डेज चलती थी, तो 7th डे को कैसे मैनेज करते थे, उसका क्या फ़ायदा उठाते थे संडे का? अब उसका तो थोड़े बहुत ही आवर्स मतलब ऐड हो पाते थे पढ़ाई में, क्योंकि अगर 4 आवर्स में दे रहा हूँ तो उसमें 6 या 7 आवर्स होता था, ज़्यादा कुछ होता नहीं। घंटे बढ़ जाते हाँ, हैं। उसमें ज़्यादा तो कुछ हो पाता नहीं था वैसे, और ऐसे ही लेजीनेस में ही निकल जाता था। तो जनरली ऐसा कभी ख्याल माइंड के अंदर आया कि ईएस की भी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि अपने पास टाइम मिल रहा है? कई सारे लोग सर करते रहते हैं और वो मैंने सुना भी है कि दोनों ही निकाल लेते, लेकिन मुझे अपना देखना था कि भी मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ और मैं कितनी लेवल की प्रिपरेशन कर सकता हूँ और मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो मैं कभी ऐसे डाइवर्ट नहीं हुआ कि मुझे ईएससी भी करना है गेट के साथ। मेरा फिक्स था कि मुझे गेट ही करना है, ईएससी मेरे के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था और इसलिए मैंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया था। पूरा फोकस जो है सिर्फ गेट पे रहा, ईएस का फॉर्म तक फिल नहीं किया जी गया। सर। तो 20 दिसंबर तक जैसे कोर्स अपना कवर हो गया, रिवीजन पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाया मॉक टेस्ट के साथ साथ? हाँ, मॉक टेस्ट मैंने फिर जो स्टार्टिंग में थे वो थोड़ा सा 2 दिन या 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट लगाता था, और फिर जैसे जनवरी आया तो मैंने जो फ्रीक्वेंसी थी मॉक टेस्ट की वो बढ़ा दी, मतलब एक दिन जाने दिया, उसके बाद अल्टरनेट डे पे लगा लिए। और रिवीजन का था तो मैंने फिर वहाँ से क्रैश का स्टार्ट कर दिया। तो क्रैश मटेरियल जो मिला था वहाँ से उसके प्रॉब्लम शुरू कर दिए रिवीजन के दौरान। तो वो मैंने फिर जनवरी आते आते तक वो मेरे क्रैश कंप्लीट हो गए सभी सब्जेक्ट के, और फुल लेंथ का भी मैं एनालिसिस और वो सब। तो दिसंबर 20 से आपने करीब रिवीजन स्टार्ट किया और मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। तो शुरू में 2-2 दिन के गैप पे दिए। जी सर। तो 2-2 दिन के गैप पे दिए, तो बाकी टाइम में आप क्या करते हैं? जैसे मान लो कि 4-5 घंटे मॉक टेस्ट के निकल गए, बाकी बचे 2 दिन और जो ये दिन आधा बच गया, इसमें क्या करना था? सर वही क्रैश सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो जनवरी आते आते जनवरी की करीब किस तारीख तक ये क्रैश का मटेरियल कंप्लीट हो गया? जनवरी आई थिंक 20th। जनवरी 20 तक। तो ऑलमोस्ट अगले 1 महीने के अंदर मॉक टेस्ट और क्रैश हम लोगों ने निपटाया। हाँ, वो निपटाया। ठीक है। तो जनवरी 20 तक चलो मॉक टेस्ट चले गए, क्रैश हो गया, उसके बाद क्या टारगेट रखा? सर फिर मैं सोच रहा था कि अब थियोरी का जो है वो पार्ट आएगा, क्योंकि क्लास नोट अच्छे से मैंने प्रिपेयर किए हुए थे क्लास में से, तो मैंने फिर थियोरी स्टार्ट किया पढ़ना 20 तारीख के बाद। और जैसे कि नोट्स काफ़ी लंबे होते हैं तो वो भी मुझे कंप्लीट करना था, तो वो मैंने फिर स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो जब मॉक टेस्ट शुरू की 20 दिसंबर के आसपास, तो उस समय कितना मार्क्स आता था करीब जब शुरुआत हुई? सर शुरुआत मेरी जो थी वो 60 to 70 के बीच में बहुत ही डेंसिटी रही मेरी। अच्छा, शुरुआत में 60-70 के बीच में ही रहते थे। फिर ये कैसे डिसाइड किया कि अब करना क्या होगा यार इससे एक लेवल ऊपर जाने के लिए? तो वो सर मैं आपके वीडियोस जो आखिरी मंथ में आ रहे थे कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, सिली मिस्टेक का क्या है, वो सब स्ट्रेटजी का वो मैंने वीडियो देखता था और एक एक चीज़ अप्लाई कर रहा था कि अगर इससे कुछ बेनिफिट है तो उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो पा रहा था और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने फिर धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या होता है ना कि 70 के बाद जो इम्प्रूवमेंट लाना वो बहुत ही टफ हो जाता है, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा तो ऐसा कभी स्टेज हुआ कि 70 के ऊपर आप कंसिस्टेंट हो गए हो, उसके बाद कि 70 के ऊपर आ ही रहा है ऑलमोस्ट हर टेस्ट में? नहीं, 70 के ऊपर तो मैं कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाया था। क्योंकि जो कुछ बार 70 से 80 के बीच में भी मेरे कई बार मार्क्स आए थे, लेकिन क्या था कंसिस्टेंसी मेरी उतनी ज़्यादा थी नहीं। कभी मैं 60 to 70 में लाई कर रहा हूँ, कभी मैं 70 to 80 में लाई कर रहा हूँ। तो जनरली जैसे रैंक होती है, रैंक कितनी आती थी आपकी मॉक टेस्ट के अंदर? मेरी के टेस्ट में रैंकिंग जो थी वो अंडर 100 मोस्ट ऑफ द टाइम रही है, और लेकिन कुछ बार जो थी वो अबव 100 भी
तो ओपन टेस्ट वगैरह में कितनी रैंक आती थी? मेरी ओपन टेस्ट में 100 to 200 के बीच। 100 to 200 में बेसिकली अंडर 200 तो आप हमेशा रहते थे। हाँ। तो कभी ऐसा लगा कि आपके मॉक टेस्ट के अंदर अंडर 200 रैंक आ रही है और सीधा गेट के अंदर अंडर 50 क्रैक हो जाएगा? सर मॉक टेस्ट के दरमियान मुझे लग रहा था कि एक्यूरेसी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको अंडर 50 या अंडर 10 भी ला सकता है। तो मैं एक्यूरेसी मेरा बहुत ही वीक पॉइंट रहा कि जो फुल लेंथ में मेरी एक्यूरेसी थी वो तकरीबन 80 के आसपास ही रहती थी। तो एक्यूरेसी मुझे पता था कि अगर एक्यूरेसी अच्छी रह गई गेट में तो मेरे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे ही है और मैंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर एक्यूरेसी इस बार रह गई तो मेरा आ भी सकता है और अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही तो नहीं भी आ सकते। तो 20 जनवरी के बाद जैसे आपने अपने नोट्स कंप्लीट नोट्स रिवाइज करना शुरू किया, तो उस दौरान भी कोई मॉक टेस्ट दिया जा रहा था या फिर सिर्फ नोट्स पे फोकस था? नहीं सर, उस दरमियान भी मैंने मॉक टेस्ट तो कंटिन्यू ही थे और अल्टरनेट डे पे ही मैं देता था, लेकिन जो क्रैश कंप्लीट हो गया था उसका उसकी जगह थ्योरी नोट्स पे आ गए थे। तो मॉक टेस्ट आपने कितनी तारीख तक अटेम्प्ट किए? मॉक टेस्ट मैंने आई थिंक 4 तारीख को करीब 5 दिन पहले गेट तक। हाँ। और फिर लास्ट के 5 डेज में क्या किया? चलो 4 तारीख तक ये सब कंप्लीट हो गया। अब वो हो गया तो फिर मैंने नोट्स अभी भी बचे थे तो मैंने फुल फोकस फिर नोट्स पे ही किया। फिर नोट्स पे पूरा फोकस किया, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया? नहीं दिया। तो इस दौरान जैसे आप अपने दोस्तों के साथ एक ही रूम में रहते तो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह कंपेयर करते थे क्या? मतलब कंपैरिजन तो हम वैसे करते नहीं थे, अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्राई करते थे, लेकिन दूसरों के हम दोस्तों के जो मार्क्स होते थे वो भी देखने को मिलते थे। तो मतलब ऐसी कंपैरिजन तो हमने कभी की नहीं कि इसका क्यों ज़्यादा आ रहा है, इसका कम क्यों आ रहा है। सब अपनी अपनी इम्प्रूवमेंट और एक्यूरेसी और वो सब डाउट्स वगैरह फिर आपस में डिस्कस करते थे? हाँ, आपस में डिस्कस। तो डाउट्स निपटा लेते थे। और बाकी जैसे टेस्ट सीरीज के अंदर बुकमार्क का फीचर था तो उसको किस तरह से यूज़ किया? हाँ सर, वो मैंने जब से पार्ट टेस्ट स्टार्ट की थी सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ, वो सब में मैंने बुक मार्क करके रखे थे। तो आखिर में जब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे कि रिवीजन करना है तो मुझे फिर ज़्यादा कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो मैं सीधे बुक मार्क में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे क्लिक करूँगा तो वो पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मुझे क्वालिटी क्वेश्चन जो होने चाहिए वो मुझे मिल पाएंगे। तो फिर जैसे 9 तारीख को गेट का एग्ज़ाम देने गए तो जनरली उससे पहले शेड्यूल कैसा रहा 8 तारीख का? तो आपका एग्ज़ाम तो मेरे ख्याल से आफ्टरनून सेशन में रहा होगा। यस सर। फिर 8 तारीख को किस तरह से मैनेज किया? सर जैसे ही मॉक टेस्ट मैंने 4-5 तारीख तक कंप्लीट किए तो फिर जो टाइम था मुझे पता था कि उसमें कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते गेट के लिए। जो किया हुआ है उसे रिवीजन करना है और रिवीजन में भी कुछ इतना ज़्यादा लोडिंग लेना नहीं है कि माइंड पे इतने प्रेशर आ जाए कि इस बार तो कुछ करके ही दिखाना है। ऐसा मतलब था नहीं, क्योंकि वो प्रेशर लेने से कुछ रिजल्ट आने वाला था नहीं और वैसे ही प्रेशर जैसे बढ़ता मेरा परफॉर्मेंस उतना ही डिग्रेड होने वाला था गेट में। तो मैंने उतना ज़्यादा कुछ प्रेशर लिया नहीं। जब पढ़ाई का मन करता था तो रिविज़न कर लेता था, जब गाने सुनने का मन कर रहा था तो मैं गाने भी सुन लेता। नहीं तो फिर 8 फेब को क्या किया? जैसे 9 फरवरी को एग्ज़ाम है तो 8 फरवरी को थोड़ा सा एंग्जाइटी प्रेशर ऐसा कुछ फील हुआ? हाँ, वो थोड़ा प्रेशर तो वैसे भी बहुत ही और वो सब फील हो रहा था, लेकिन जब 8 तारीख को जब आया डे तो फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए मैं ज़्यादा वरी तो ऐसे अंदर से तो थोड़ी होती है। तो फिर कल एग्ज़ाम है तो ये बारे में सोच के मैं थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। तो यूट्यूब से थोड़े बहुत जो लास्ट में एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब देख रहा था और जो आपके जो आखिर पहले वीडियो अपलोड हुए थे वो भी देख रहा था। तो उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा था। फिर 9 तारीख को जैसे एग्ज़ाम आफ्टरनून में था तो सुबह से कैसा शेड्यूल रहा? सुबह तो मैंने कुछ पढ़ने का वैसे सोचा नहीं था और जैसे ही सुबह हुई ऐसे सोया था तो 4-5 घंटे ही नींद हो पाई थी, ज़्यादा तो मुझे आई नहीं थी नींद। तो जैसे ही उठा तो हम सब जो दोस्त साथ में थे वो सभी साथ में आने वाले थे और मेरे फ्रेंड एक नील है उसके फादर, हम सबको 4 व्हील में वहाँ पर सेंटर तक छोड़ने आए थे। तो आप सभी लोगों का सेंटर एक ही जगह था? हाँ, मतलब 5-5 में ही था, एक ही जगह नहीं था। अच्छा, तो वो ड्रॉप करने आए थे? हाँ, ड्रॉप करने। तो फिर जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप कितने बजे पहुँच गए थे? एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले पहुँच गए। तो वहाँ पे जब और बच्चों को देखा होगा, कई लोग नोट्स भी पढ़ रहे होंगे, तो उस समय मतलब कैसा माहौल था, कैसी फीलिंग थी? तो वो तो पता ही था कि ऐसे लोग तो होगी। तो मैं और एक मेरा दोस्त था हार्दिक, वो हम दोनों साथ में ही एक सेंटर पे ही थे। तो हम दोनों अकेले में ही बैठ गए और वैसे भी हम इन सब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उससे बाहर निकल के हम दोनों अपनी और से ऐसे ही कुछ। इन सब लोगों से थोड़ा दूर रहे। तो एग्ज़ाम में आप अपनी सीट पे कितनी देर पहले पहुंच गए थे? आई थिंक एग्ज़ाम में 30 मिनट पहले। 30 मिनट पहले। तो उस दौरान कुछ माइंड में चल रहा था कि इस बार यार एग्ज़ाम कैसा आएगा, ईजी आएगा, टफ आएगा?
मैं कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, इस बार वो थोड़ा प्रेशर तो था ही, लेकिन जो कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे सुना था कि अगर आपको माइंड पे प्रेशर नहीं आने देना है तो आप ऐसा सोच लीजिए कि मेरा वर्स्ट परफॉर्मेंस हो गया है गेट में, मेरे 50 मार्क्स ही आए। जैसे कि आप एम कर रहे 80 मार्क्स था और मेरे 50 आए, अब क्या होगा। तो मैं वैसा ही सोच रहा था कि अगर वर्स्ट भी आए तो कैसा क्या होगा। वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम जो अपने अंदर ही ऐसी फीलिंग्स ला लेते हैं कि जो कि प्रेशर बढ़ा देती है। एक्सपेक्टेशन बेसिकली लो लेकर के हाँ, जाए, एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा। प्रेशर कम तो फिर जब एग्जाम आपके सामने आया तो आपको कब ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार इस बार पेपर थोड़ा सा इजी सेट हुआ है, तो ये कब जा करके रियलाइज हुआ? सर, जैसे मैंने गेट 2019 का पेपर एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया, तो एप्टीट्यूड में क्या हुआ कि मैं आया तो पहले 10 क्वेश्चन में से मेरे 2 क्वेश्चन ही बने। तो एप्टीट्यूड में मुझे लगा कि ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो फिर मैंने डिसाइड किया हुआ था मॉक टेस्ट में कि मैं पहले स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज़ होता है उसमें मैं प्रेशर नहीं लूँगा, जितने भी बने चाहे। तो फिर मैंने 2 मार्क्स के ऊपर सीधे जंप किया। तो 2 मार्क्स में इस बार पेपर जैसे कि थोड़ा बन रहे थे क्वेश्चन, तो ऐसे ही बनते जा रहे थे, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेशन में भी नहीं आ गया कि ओके ठीक है बन रहे तो बनने दो। तो वो ऐसे एक एक क्वेश्चन करके बन रहा था, तो 2 मार्क के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने बना लिए। फिर जैसे कि 1 मार्क्स पे आया तो 1 मार्क्स पे भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन गए थे। तो फिर आखिर में जो एप्टीट्यूड का काफ़ी सारा पार्ट बचा था, और 2 मार्क्स में 4-5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू थे, और 1 मार्क में भी 4-5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू थे, तो उतने तक। लेकिन जब मैंने पहला राउंड कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि ये पेपर बहुत ही ईजी है। तो पहला राउंड कितने घंटे पहले कंप्लीट हो गया था एग्जाम ओवर होने से? आई कितना थिंक टाइम रिमेनिंग था? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स रिमेनिंग थे, तो ऑलमोस्ट 100 मिनट्स में, यस, है ना? तो 100 मिनट्स में आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया, 80 मिनट्स बाकी हैं। और अराउंड कितने क्वेश्चन अपने बाकी रह गए? 8 क्वेश्चन एप्टी में और टेक्निकल में भी 10-12 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन के आसपास अपने पेंडिंग थे। तो फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाया अगले 80 मिनट्स के लिए? अब मैंने फिर स्ट्रेटजी अपनाया कि जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है वो मैं अब करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम तो था ही, क्योंकि 80 मिनट तो ज़्यादा होते। तो फिर मैंने मार्क फॉर रिव्यू एक एक करके सोल्व करना शुरू किया। मैंने एप्टीट्यूड से फिर से स्टार्ट किया, तो एप्टीट्यूड में फिर बनने लगे थे, क्योंकि वो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप बढ़ गया था। तो एप्टीट्यूड के एक क्वेश्चन बढ़ गए थे। तो मेरे फिर आखिर में आते आते 2-3 क्वेश्चन फिर भी एप्टीट्यूड में नहीं बने, और फिर मैं आ गया टेक्निकल पार्ट पे, फिर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 4-5 बचे थे, उसमें भी 3 हो गए, 2 बाकी रह गए। और जैसे कि 1 मार्क में गया तो 1 मार्क में भी मेरे 4 हो गए थे, 1 बच गया था। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन बाकी रह गए? 2-3 एप्टीट्यूड में, 2 इधर रह गए, 1 उधर रह गया, तो ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन रह गए। और ये कितना टाइम बचा फिर इसके बाद? इसके बाद मेरे 45 मिनट्स बचे। 45 मिनट्स बचे थे, तो फिर 45 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया? तो मुझे पता था कि अभी भी 45 मिनट्स है, तो मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वर्कआउट करूँ तो अगर आंसर आ सकता है तो आ जाएगा। तो फिर मैंने फिर से एक बार राउंड लगाया, तो उसमें से क्वेश्चन बन रहे थे, तो फिर मेरे एप्टीट्यूड का 1 मार्क जो सम और मेनी वाला था वो नहीं हुआ, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन नहीं हुआ था, और 1 मार्क का जो था वो 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो आप इस बार अटेम्प्ट कितना करके आए गेट के अंदर, कितने मार्क्स का? मेरे 61 मार्क 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट, और 94 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। 94 मार्क्स। और आपका स्कोर कितना बना? मेरे 92 मार्क्स बना, तो एक 2 मार्क्स का आपका गलत हुआ। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आउट ऑफ दैट 60 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो एग्जाम से निकल करके मतलब ऐसा लगा था कि यार इस बार बहुत ही अच्छा पेपर गया, या ये लग रहा था कि ठीक ठाक गया है? नहीं, वो वैसे मुझे फील तो हो ही गया था कि इस बार बहुत ही अच्छा पेपर मैंने अटेम्प्ट किया है और प्रेशर नहीं आने दिया है। और जो आपने फिर वीडियो में बताया था आखिरी मंथ के कि आपको फिर आपको वेरीफाई भी करना है, तो मेरे तो वैसे भी 30 मिनट बचे थे, तो मैंने पहले न्यूमेरिकल टाइप के पहले वेरीफाई कर लिए थे कि न्यूमेरिकल टाइप उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो न्यूमेरिकल टाइप के मैंने एक एक करके सोल्व कर लिए। फिर मेरे आई थिंक 15 मिनट बचे थे, तो उसके बाद मैंने एमसीक्यू भी वेरीफाई कर लिया, क्योंकि टाइम बचा था, तो मैंने एमसीक्यू भी वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर भी 1.5 मिनट बचा, तो फिर मैं 1.5 मिनट से सोच रहा था कि इतना इजी पेपर हो सकता है या मुझे ही ईजी लगा, क्या हो रहा है। तो जैसे मैं बाहर निकला तो मेरा फ्रेंड जो साथ में था उन्होंने भी मुझे पूछा कि कैसा रहा, तो मैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अच्छा पेपर इस पर गया है। तो बाकी आपके फ्रेंड्स का कैसा रहा जब आपने बाहर निकल के डिस्कस किया, तो उन लोगों का भी सिमिलर था या वो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे? नहीं, अटेम्प्ट तो ऑलमोस्ट सबका सेम जैसा ही था। 60 क्वेश्चंस के आसपास हाँ, ही था। सब कुछ का 58 था, 57 था, 55 था, यानी कि 55 से 60 क्वेश्चन के अटेम्प्ट किया था, और सब कह रहे थे कि इस बार पेपर वैसे भी इजी ही था। अच्छा, इस बार पेपर
बट इतना कभी सोचा था मतलब कि निकलने के बाद कि इतना हाई स्कोरिंग चला जाएगा पेपर कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे 90 अबव आ जाएंगे? नहीं, वो नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इजी लगा है तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए तो वही हम सबको लग रहा होगा, लेकिन सबके लिए वैसे इस बार जैसे गेट एग्जाम आपने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपने क्या किया बाकी रिमेनिंग टाइम में रिजल्ट आने तक? रिजल्ट आने तक तो वैसे ही घर पे था, ऐसे ही घर पे फ्रेंड्स वगैरह के साथ अपना हैंग आउट कर रहे थे। तो जैसे आपका लास्ट ईयर अराउंड 45 मार्क्स था, इस बार 92 मार्क्स था, तो इस बार मतलब क्या चीज़ें आपको लगता है अब आकर के इस समय कि आपने प्रिपरेशन में जो चेंजेस किए कि इस तरह से आपका स्कोर डबल हो पाया? सर पहले मेरे अटेम्प्ट में क्या था कि मैं थियोरी ज़्यादा कलेक्ट की, वो मैंने जैसे कि बताया, और दूसरा ये था कि हम जो है वो क्लियरिटी हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट में है नहीं, फिर भी हम अपने आप को ऐसे बेवकूफ़ बना लेते कि नहीं मुझे आता है। तो वो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमें लेग करवाती है परफॉर्मेंस में। तो मैंने इस बार अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के फिर अच्छे से क्लियर किया, और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है उसका भी मैंने ज़्यादा वर्कआउट करके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को सही से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया। और डाउट्स वगैरह कैसे क्लियर करते थे आप क्लास के अंदर? सर क्लासरूम में जो होता था वो क्लास के बाद आपसे या विशाल सर से मैं अपने डाउट जो थे वो डिस्कस कर लेता था, और कुछ अगर डाउट मेरे से अपने फ्रेंड जोन में से कंप्लीट हो रहे थे तो मैं पहले वहाँ पर प्रेफरेंस देता था, और अगर वहीं से भी नहीं हो रहे तो मैं आपसे या विशाल सर से डिस्कस क्लास के बाद अपने डाउट्स क्लियर कर लेते थे। तो जनरली जैसे कई लोगों का ऐसा क्वेरी रहता है कि बहुत जगह तो 12-12 घंटे क्लास चलती है कोर्स कवर करने के लिए, क्रिएट्रिक्स में 6 आवर्स चलती है, तो क्या कोर्स आपका सफिशिएंट डेप्थ में कवर हुआ या कुछ ऐसा था जो स्किप कर दिया गया? नहीं सर, बहुत ही डेप्थ में ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर डेप्थ में कंप्लीट हुआ तभी मैं इतना 92 या 94 मार्क का अटेम्प्ट कर पाया, वरना इस बार एक्यूरेसी का तो पार्ट था ही, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस का भी उतना ही पार्ट था। अगर आप एक भी सब्जेक्ट लीव करें तो आप PSU या रेंज से बाहर ही चले जाएंगे। तो इस पर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का भी उतना इंपॉर्टेंस था, क्योंकि आपको एक भी सब्जेक्ट लीव भी नहीं करना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी। तो हमारा जो क्लासरूम में जो एक एक कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही डेप्थ में हुआ था, और मैंने भी अपनी तरफ से रिवीजन कंटिन्यू किया तो वो मैं रिटेन कर पाया। तो ओवरऑल मेनली आपका यही फोकस रहा कि अपने को मोटिवेशन लूज नहीं करना है और रिवाइज करते जाना है, और जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो किया वो जो लास्ट मंथ के वीडियोस थे वो देख करके आपने उस स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। तो ओवरऑल बेसिकली अनिरुद्ध से बात करके हमें यही चीज़ समझ आती है कि रिवीजन हमें रेगुलर करना है, और एटलीस्ट गेट एग्जाम से पहले 2 या 3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन भी क्वेश्चंस के थ्रू अगर कर लेते हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी पे अपना ग्रिप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे क्लासरूम कोर्स के बारे में उसका आप लोगों को कुछ क्वेरी का आंसर मिला होगा। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम लोग वो क्वेरी आपका क्लासरूम के बारे में आंसर करेंगे। थैंक यू।